गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट की इम्पोर्टेंस पोइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सारी पोइम एक बार आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले सारी पोइम एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। निश्चित रूप से आपके 8 नंबर का फ़ायदा होगा। और ये सारी पोइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। आप अच्छी तरह से इन्हें पोइम को इन सभी पोइम को तैयार कर लीजिए ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सके। आशा करता हूँ कि इस बार 6 मार्च 2025 के बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम चलते हैं हमारी ये इम्पोर्टेंस पोइम जो इस प्रकार से है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें और एक साफ हैंडराइटिंग का प्रयोग करें, काट छाट ज़्यादा ना करें। 16वां और 17वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके 4 नंबर का है, जो 8 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो, कुछ पोइम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन में कैसे, व्हाट डिड द क्रो डू ऑन द हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री पर, हेमलॉक पेड़ पर कौवे ने क्या किया। द क्रो सुक द ब्रांच ऑफ हेमलॉक ट्री, कौवे ने हेमलॉक ट्री की शाखा को हिला दिया। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा हुआ था। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द हेमलॉक ट्री। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे और आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, और इस तरह से आपको तैयार करने क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। 2 नंबर के आपके क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से इनको तैयार करके आप एग्जाम में 2 + 2 इन 4 नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला स्टेज है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड फॉल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से क्या गिरा। तो ये अच्छी तरह से आपको करना है, पेड़ से क्या गिरा वो लिखना है अच्छी तरह से। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें, कुछ बातों का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखने पर आपके अच्छे, निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला हमारा है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोइम। इस कविता में कवि का नाम क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कई बार पूछ लेते हैं, रॉबर्ट फर्स्ट इज द पोइट ऑफ द पोइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम ऑफ एवोलाइंस, इस कवि पोइम का नाम क्या है। डस्ट ऑफ स्नो। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अगला स्टेज है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड ऑफ ए डे आई हैड रोड। रोड यानी बर्बाद होना। कवि का मूड उस दिन कैसा था। हाउ वॉज द मूड ऑफ द पोइट दैट डे। कवि का मूड उस दिन कैसा था। द मूड ऑफ द पोइट वॉज वेरी बैड दैट डे बिफोर फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो। यानी बर्फ के कण गिरने से पहले कवि का मूड कैसा था, बहुत खराब था। वॉट हैपन्ड आफ्टर फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरने के बाद क्या हुआ। द पोइट मूड चेंज आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द स्नो, और बर्फ के कण गिरने के बाद कवि का मूड चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। और दिस इवेंट सेव्ड हिज रेस्ट पार्ट ऑफ द डे, और इस घटना ने उसके आधे दिन को बर्बाद होने से बचा दिया। अब प्रश्न उत्तर में भी आएगा, ध्यान रखना। व्हाट हैपन टू द पोइट अंडर हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री के नीचे कवि के साथ क्या हुआ। द पोइट वॉज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री ऑन वन डे, एक दिन कवि हेमलॉक ट्री के नीचे, धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हिज मूड वॉज वेरी बैड, उसका मूड बहुत खराब था। एक क्रो वॉज ऑल्सो सिटिंग इन दैट ट्री, और उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। देयर वर ऑल्सो सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन दैट ट्री, उसी पेड़ पर कुछ बर्फ के कण थे। द क्रो सडनली सुक द ब्रांच ऑफ द ट्री, कौवे ने अचानक पेड़ की शाखा को हिला दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पोइट, और बर्फ के कण कवि पर गिर गए। हिज मूड चेंज, और उसका मूड बदल गया। ही बिकेम चेयरफुल, वो खुश हो गया, प्रसन्नचित हो गया। तो ये बातें लिखनी है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से तैयार कर लें। सेंट्रल आइडिया एक आएगा आपका। तो इस डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट समटाइम्स सम इवेंट्स आर सिंपल। और इस कविता डस्ट ऑफ स्नो का केंद्रीय भाव, केंद्रीय विचार ये है कि कुछ घटनाएं सिंपल होती हैं, यानी समटाइम्स, कभी कभी, सम इवेंट्स, कुछ घटनाएं, इवेंट्स यानी घटनाएं, आर सिंपल, बहुत साधारण होती, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दे चेंज द लाइफ ऑफ मैन, और कुछ छोटी छोटी घटनाएं मनुष्य के जीवन को बदल देती है। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, द फॉलिंग
डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पॉइंट वॉज ए सिंपल इवेंट, यानी बर्फ के कण कवि पर गिरने की एक साधारण घटना थी, बट इट हैड चेंज हिज मूड, लेकिन इस घटना ने उसकी मूड को बदल दिया। हाउ वॉज द मूड ऑफ द पॉइंट बिफोर एंड आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण गिरने से पहले और बाद में कवि का मूड कैसा था, मनोदशा कैसी थी, मूड का मतलब मनोदशा। बिफोर फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, उसके ऊपर बर्फ के कण गिरने से पहले द पोइट मूड वॉज वेरी बैड, कवि का मूड बहुत खराब था। ही वॉज वेस्टिंग हिज डे इन अ यूजलेस वे, वो अपना दिन बेकार तरीके से वेस्ट कर रहा था। बट आफ्टर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिज मूड चेंज्ड, लेकिन बर्फ के कण गिरने के बाद उसका मूड बदल गया। ही बिकेम चीयरफुल, वो प्रसन्नचित हो गए। एंड डिसाइडेड टू यूज हिज रेस्ट ऑफ द डे, और उसने अपना बचा हुआ दिन अच्छे तरीके से बिताने का निश्चय किया। अगली पोएम है प्यार विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। Some say the world will be ends in the fire, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब इसमें ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू सम पीपल हाउ विल द वर्ल्ड एंड इन द फायर, कुछ लोगों के अनुसार दुनिया का अंत आग से कैसे होगा, यानी कुछ लोगों के अनुसार दुनिया का अंत आग से कैसे होगा। फायर का मतलब क्या होता है, आग से, ठीक है ना। और इस तरह से आंसर लिखना है, और आंसर बहुत इजी है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। आग लिखा मैंने, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड बाय डिजायर ऑफ द पीपल, यानी दुनिया का अंत लोगों की तृष्णा से, इच्छा से होगा। तृष्णा, द डिजायर इज फिल्ड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, तृष्णा हर मनुष्य के मन में बसी हुई है, यानी भरी हुई है। ओनली डिजायर विल कोज्ड ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, केवल तृष्णा, इच्छा ही इस दुनिया का अंत का कारण होगा। व्हाट डू फायर, ध्यान रखना, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, यहाँ फायर और आइस किसके लिए आए हैं। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, फायर का मतलब तृष्णा, एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, और आइस का मतलब नफरत। वाई डज द पोइट थिंक द एंड ऑफ द वर्ल्ड द रीजन ऑफ फायर, कवि दुनिया का आग से क्यों मानता है। द पोइट थिंक्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड द रीजन टू बी फायर, बिकॉज कवि दुनिया का अंत आग से मानता है क्योंकि ही हैज एक्सपीरियंस्ड ऑफ फायर इन हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपने जीवन में मतलब तृष्णा का अनुभव किया है। इच्छा मतलब तृष्णा जो कभी अंत नहीं होती है, और यही दुनिया का अंत का कारण बनेगा। ही हैज सीन डिजायर इन एवरी ह्यूमन, उसने हर मनुष्य के मन में तृष्णा देखी है। तृष्णा इस दुनिया का अंत का कारण होगा। सेकेंड स्टेंजा है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो अ ग्रेट द एंड वुड सफिस, सफिस यानी पर्याप्त। What does the poet know? कवि क्या जानता है? The poet knows that there is enough hatred among the people. कवि जानता है कि दुनिया के बीच में, दुनिया में बहुत सारा पर्याप्त नफरत है, यानी दुनिया में पर्याप्त लोगों में नफरत है। इनफ यानी पर्याप्त, और among यानी बीच में। It can be the main cause of the end of the world. ये दुनिया का अंत का मुख्य कारण हो सकता है, नफरत। What will the second cause of the destruction of the world? दुनिया का अंत का दूसरा कारण क्या है? नफरत। According to the poet, कवि के अनुसार, the second cause of the destruction of the world will be ice, which means hatred. और दुनिया का अंत, कवि के अनुसार दूसरा अंत का, दुनिया का अंत का दूसरा कारण होगा आइस, नफरत। जो आइस मीन्स, आइस का मतलब क्या होता है? हेटेड, which means hatred, जिसका मतलब होता है नफरत। The poet has himself experienced hatred in his life. कवि ने अपने जीवन में नफरत का अनुभव किया है। He has also seen the hatred among the people. उसने लोगों में नफरत देखी है। अब क्वेश्चन आंसर प्यारे विद्यार्थी बहुत इजी है। How will the worlds end according to the poet? और कवि के अनुसार दुनिया का अंत किस प्रकार होगा? How will the world end according to the poet? अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड विल बी एंड बाई टू वेज, कवि के अनुसार दुनिया का दो तरीकों से होगा। फर्स्ट द फायर विच मीन्स डिजायर, पहला है फायर आग जिसका मतलब तृष्णा, और दूसरा सेकंड रीजन है आइस विच मीन्स हेटेड जिसका मतलब होता है नफरत। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस, कवि फायर एंड आइस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? आंसर ध्यान दीजिए।
The poet wants to convey the message through the poem Fire and Ice is that the world will end by the two ways. कवि इस कविता के माध्यम से, कवि फायर एंड आइस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि दुनिया का दो तरीकों से होगा. फायर विच मीन्स डिजायर, और फायर का मतलब होता है तृष्णा, एंड सेकेंड आइस विच मीन्स हेटेड, और दूसरा आइस का मतलब होता है नफरत. द पोइट सेज दैट डिजायर एंड हेटेड आर फेल्ड इन द हार्ट ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग. कवि कहता है कि तृष्णा और नफरत हर मनुष्य के मन में भरी हुई है. अगली पोइम है टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में टाइगर. He stalks in his vivid strife the few steps of his cage on the pads of velvet, quiet in his quiet rage. Rage यानी गुस्सा. What is the tiger doing in his cage? पिंजरे में चीता अपने पिंजरे में क्या कर रहा है? What is the tiger doing in his cage? और टाइगर चीता पिंजरे में क्या कर रहा है? The tiger is walking here and there in his cage. और टाइगर पिंजरे में इधर उधर चल रहा है, घूम रहा है. इट इज़ इन एंगर, वो गुस्से में, बट इट कैन नॉट शो इट्स एंगर, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता. बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स ऑफ केज, क्योंकि उसकी शक्ति सलाख, पिंजरे के सलाखों के पीछे, बार का मतलब सलाख है, क्योंकि बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति इज बिहाइंड इन पीछे, द बार्स ऑफ द केज, पिंजरे के पीछे है. अगला है क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर, यानी पिंजरे का चीता क्या इच्छा कर रहा है? लॉन्ग फॉर का मतलब इच्छा. द टाइगर इन द केज लॉन्ग्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट, और जो पिंजरे का टाइगर है वो जंगल की आज़ादी की इच्छा कर रहा है, जंगल वाली आज़ादी, यानी फ्रीडम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल वाली आज़ादी की इच्छा कर रहा है. इट वॉन्ट्स टू लिव लाइक अदर टाइगर्स ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल के दूसरे टाइगरों की भांति रहना चाहता है. Who moves in the cage unpleasantly way, यानी बेचैनी से कौन पिंजरे में घूम रहा है? The tiger. The tiger moves in the cage unpleasantly, unpleasant way. और टाइगर बिना मतलब बेचैनी से पिंजरे में घूम रहा है. It is unhappy in the cage, वो पिंजरे में दुखी है, खुशी नहीं है, खुश नहीं है. It is unhappy in the cage. It wants freedom like other tigers of the forest. और वो दूसरे जंगल के दूसरे टाइगर की भांति वो भी आज़ादी चाहता है. क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है. हाउ डज अ टाइगर इन द जू लिव, चिड़ियाघर में चीता किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा है? ध्यान रखना, जीवन व्यतीत करता है. अ टाइगर इन द जू लिव्स अ एंगर मूड, और जो चिड़ियाघर वाला चीता है वो अ टाइगर इन द जू लिव्स इन एंगर मूड, एक बहुत गुस्से के मूड में है. इट वॉक्स हियर एंड देयर इन द केज, वो पिंजरे में इधर उधर घूमता है. इट्स पैड्स ऑफ वेलविच आर क्वाइट, उसके मखमल के जो पंजे हैं वो बहुत शांत हैं. इट इग्नोर्स द विजिटर, वो दर्शकों को इग्नोर करता है, यानी बेपरवाह करता है, उन्हें नहीं देखता है. इट स्टेट्स द शाइनिंग स्टार एट नाइट, वो रात को चमकीले तारे देखता है. इट इज़ क्वाइट बट इन एंगर, वो शांत है लेकिन गुस्से में है. इट कांट शो इट्स एंगर बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज, और वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता है क्योंकि उसकी शक्ति पिंजरे के सलाखों के पीछे है. हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना. बाघ ग्रामीणों को किस प्रकार आतंकित करता है? टेरराइज का मतलब डराता है. द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स शोइंग इट्स वाइट टीथ एंड क्लोज, और टाइगर गांव वालों को अपने सफ़ेद दांत और पंजे दिखाकर भयभीत करता है. इट समटाइम्स कम्स नियर द हाउसेज एट द फॉरेस्ट एज, वो कभी कभी जंगल के किनारे घरों के पास आ जाता है. इट समटाइम्स कभी कभी कम्स नियर द हाउसेज, और वो घरों के पास आ जाता है. एट द फॉरेस्ट एज, यानी वो जंगल के किनारे, एज यानी किनारे, घरों के पास आ जाता है. इट समटाइम्स मेक्स ए टेरिबल नॉइजेस टू टेरिफाई द विलेजर्स, और कभी कभी वो गाँव वालों को डराने के लिए भयभीत मतलब आवाज़ करता है. इट समटाइम्स थ्रेट्स टू हंट देम, और कभी कभी वो उन्हें मतलब शिकार की धमकी देता है. हाउ डू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचानें, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इसमें ऐसे दो क्वेश्चन बनेंगे, दो नंबर के, आप अच्छी तरह से इन्हें देखें. इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर सोइगोन्स आप टू द जंगल इन द ईस्ट, अगर सोइगोन्स आप पूर्वी जंगलों में जाएं. एंड इफ़ देयर शुड बी टू यू एडवांस, और आप आगे बढ़े. ए लार्ज एंड ट्वेनी अबिस्ट, और एक विशाल और पीले भूरे रंग का जानवर आपको दिखाई दे, बिस्टेन जानवर. इफ़ ही रोड्स एट यू, अगर वो देखते आप पर दहाड़ता हो.
एज यू आर डाइंग, और आप उस मरने की स्थिति में हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉइन, और आप जान जाएंगे ये कौन सा टाइप का लॉइन होगा, एशिया का लॉइन। तो एशिया के लॉइन के बारे में कवि ने उसकी पहचान बताई कि उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। वेयर कैन वी फाइंड द एशियन लॉइन, हमें एशियन से कहाँ मिल सकता है, तो कहाँ मिल सकता है, ईस्ट के जंगलों, ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न के इस स्टेंजा में लिखा है, वी कैन फाइंड द एशियन लॉइन इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट, पूर्वी जंगलों में। हाउ डज द एशियन लॉइन लुक लाइक, एशियन शेर कैसे दिखाई देता है, ध्यान रखना एशिया का शेर कैसे दिखाई देता है, तो ये ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है एशिया का शेर कैसे दिखाई देता है। द एशियन लॉइन लुक्स वेरी डेंजरस, एशिया का शेर बहुत खतरनाक दिखाई देता है। इट रोड्स लाउडली, वो तेज दौड़ता है। इट इज़ ए ट्वेनी बिस्ट, वो पीले भूरे रंग का होता है। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट, ये पूर्वी जंगलों में रहता है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से पोएम को तैयार करें, और ये सारे दो क्वेश्चन बने हुए अच्छी तरह तैयार हुआ किस तरह से दिखाई देता है। टाइम कम होने के कारण मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बेस्ट ऑफ यू हुज हाइड विथ अ स्पॉट इन अ पेपर, इस तरह से आपको ये पोएम अच्छी तरह से देखनी है। क्वेश्चन देखो, और इसी में से स्टेंजा बनेगा, आपके 8 नंबर का फ़ायदा है, और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से चेक करने हैं। आंसर बहुत इजी हैं, आप इन्हें तैयार कर लें। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले निश्चित रूप से आपके 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और ये गिरगिट कहाँ पाया जाता है, ये सारा, ये कैमलियन कहाँ रहता है, इस सारे इसके क्वेश्चन भी हैं। और आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, और थोड़ा सा ध्यान रखें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पहले आता है वो आपको करना है। और इस तरह से अगर आप ऐसे करोगे तो आपके निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। 1 से 19 तक क्वेश्चन आप बोर्ड में आएंगे, और आप जो क्वेश्चन पहले आते हैं उन्हें करें। पोएम को अच्छी तरह से समझें, ये पोएम है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। अमांडा बहुत इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है इस बार 2025 के बोर्ड में, आप अच्छे से देख लें और क्वेश्चन को समझें, और फिर एग्जाम में इसको अच्छी तरह से करें। और अगली पॉइंट में हमारे अमांडा के बाद में ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, और ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ना है, लिख लिख के भी याद कर सकते हो, और एग्जाम में आपको अच्छा करना। आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा पेपर हो। अमांडा समुद्र की एकमात्र निवासी क्यों होना चाहती थी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। क्यों होना चाहती है कि अमांडा मतलब ये मतलब समुद्र की एकमात्र निवासी क्यों होना चाहती है। आंसर बहुत ईजी है, आप अच्छी तरह से लिख दीजिए। टाइम कम होने के कारण मैं आपको ये आंसर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और अगला ये जो पोएम है एनिमल्स, ये भी इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है। आप अच्छी तरह से चेक करें, लिखें और पढ़कर तैयार करें। इस तरह से अगली हमारी पोएम आ रही है एनिमल्स के बाद में जानवर किसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसमें कवि कहता है कि जानवर, कवि ध्यान रखना एनिमल्स पोएम में क्या है, बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा समझे। आपको कवि जानवरों के साथ क्यों रहना चाहता है, अब क्यों रहना चाहता है, क्योंकि जानवर शांत होते हैं, प्लेसिड होते हैं। जानवर कैसे होते हैं, प्लेसिड होते हैं, इसलिए कवि उनके साथ रहना चाहता है। कवि मनुष्य की तरह, ये जानवर मनुष्य की तरह कंप्लेन नहीं करते हैं, वो बेचारे जो भी होता है सहन करते हैं। इसके बारे में कवि ने एनिमल्स के बारे में लिखा है। और अगली है द ट्रीज, पेड़। इसमें बता रखा है कवि ने कि पेड़ घरों से जंगलों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जंगल खाली हो गए हैं। लोग आजकल घरों के बाहर और घरों के अंदर पेड़ लगा रहे हैं, जबकि जंगल खाली हैं। कवि कहता है, कवि व्यंग्य है मनुष्य पर, इस कविता का व्यंग्य सैटायर है कि पेड़ धीरे धीरे घरों से जंगलों की ओर जा रहे हैं और अगली सुबह जंगल फिर से भर जाएंगे। तो पेड़ अभी कहाँ है, पेड़ अभी घर में। द ट्रीज आर इन द हाउसेज, पेड़ अभी घरों में हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट स्लोली, वे धीरे धीरे जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं। जंगल कैसे बदल जाएंगे, द फॉरेस्ट विल चेंज बाय द ट्रीज विच आर गोइंग फ्रॉम द हाउसेज टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। पेड़ जंगल पेड़ों से भर जाएंगे जो घरों से जंगलों की ओर जा रहे हैं। इस तरह से आपको लिखना है। स्टेंजा 2 है ये। और प्यारे विद्यार्थियों, आप 4 नंबर के 4 + 4 8 नंबर आपके हाथ में है। और इस तरह से ये लिखना 10 है किस प्रकार चलायमान होती है, बहुत इजी आंसर बना रखे हैं। अगली पॉइंट हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, यानी बेलिंडा के पास कितने जानवर थे और कौन कौन से जानवर थे, ये सब बहुत अच्छे से है। सभी पालतू जानवरों की मालकिन कौन थी, बेलिंडा। बेलिंडा के पास कौन से पालतू जानवर थे, तो उसमें एक कीटन, बिल्ली का बच्चा, माउस, एक चूहा, एक डॉग, एक कुत्ता, पेट ड्रैगन और एक पालतू ड्रैगन। इस तरह से समुद्री डाकू के बारे में भी आ सकता है। समुद्री डाकू कैसा था, हाउ वॉज द पायरेट, पायरेट कैसा था, द पायरेट वॉज वेरी डेंजरस, समुद्री डाकू बहुत खतरनाक था। ही हैड ए पिस्टल्स इन हिज हैंड,
राइट हैंड एंड अदर पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके हाथ में दोनों हाथों में पिस्तौल थी। ही हैड पिस्तौल इन हिज राइट हैंड एंड अदर पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड। ही हैड कटलेस इन हिज माउथ, उसका कटलेस का छुरी, उसके मुंह में छुरी थी। हिज वन लेग वॉज वुड, उसका एक पैर लकड़ी का था। हिज मूड वॉज नॉट गुड, उसका मूड अच्छा नहीं था। समुद्री डाकू का मूड कैसा था? समुद्री डाकू का मूड अच्छा नहीं था। व्हाट वाज द मूड ऑफ द पायरेट्स? द मूड ऑफ द पायरेट वाज नॉट गुड। ही हैड पिस्तौल इन हिज बोथ हैंड्स, उसके दोनों हाथों में पिस्तौल थी। ही हैड ए कटलेस इन हिज माउथ, और उसके मुंह में छुरी थी। कटलेस का मतलब छुरी। हाउ डिड द पायरेट लुक लाइक? ये भी बताया। Where did the Belinda live with and with whom? बेलिंडा कहाँ और किसके साथ रहती थी? बेलिंडा lived in White House with all her pet animals. बेलिंडा अपने पालतू जानवरों के साथ व्हाइट हाउस में, सफ़ेद घर में रहती थी। She had 4 pet animals which were, उसके पास 4 पालतू जानवर थे जो थे एक कीटन, एक बिल्ली का बच्चा, अ डॉग, एक कुत्ता, एक माउस, एक चूहा, एंड अ पेट ड्रैगन, और एक पालतू ड्रैगन। हाउ डिड द ड्रैगन फेस द पायरेट? और ड्रैगन ने समुद्री डाकू का सामना कैसे किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द ड्रैगन वॉज अ ब्रेवर देन द अदर पेट एनिमल्स। ड्रैगन दूसरे पालतू जानवरों से बहादुर था, ब्रेवर था। ब्रेव लिखते हैं ना, और वॉज ब्रेव या ब्रेव इसमें दे रखा है, कंपेरेटिव डिग्री है। इट शोज द पायरेट्स एंड स्नोर वेरी लाउडली। उसने पायरेट समुद्री डाकू को देखा और उस पर वो मतलब ऐसे स्नोर करने लगा, मतलब ऐसे गुस्सा दिखाने लगा। इट जम्प्ड ऑन द पायरेट्स लाइक ए रॉबिन बर्ड्स ऑन द इंसेक्ट। और ध्यान रखना, वो एक जिस तरह रॉबिन चिड़िया कीड़े मकोड़े पर मतलब झपटती, उसी तरह से वो पायरेट पर झपटा और उसे ठंडा कर दिया, यानी उसे मार दिया। ध्यान रखना, इट जम्प्ड ऑन द पायरेट लाइक ए रॉबिन बर्ड्स जम्प ऑन द इंसेक्ट। वो एक जिस तरह रॉबिन चिड़िया कीड़े मकोड़े पर झपटती है, जंप लगाती, उसी तरह से उसने पायरेट पर जंप किया और उसको मतलब ठंडा कर दिया। ठंडा करने का मतलब उसको मार दिया। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आशा करता हूं कि गुरुवार 6 मार्च 2025 के होने वाले एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और इसी के साथ आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ये पोएम अच्छी तरह से देख लें। 8 नंबर आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।